फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 12th फिजिक्स में पिछला वीडियो हमारा LCR परिपथ से था, जिसमें हमने परिणामी विभव क्या होता है उसको देखा। परिणामी विभव धारा की कला से कितने कला अग्रगामी अथवा पश्चिमगामी होती है उसको देखा हमने। उसमें पूरे परिपथ का इम्पीडेंस प्रतिबाधा क्या होती है उसको देखा हमने। और इस प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा की कला में जो कलांतर फाई है, उस कलांतर फाई को tan फाई के रूप में कैसे लिखते हैं उसको हमने देखा। आज हम इसी प्रत्यावर्ती परिपथ से संबंधित एक और टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसको प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत सामर्थ्य के नाम से जाना जाता है। तो सर्किट कोई भी हो, एसी सर्किट हो, डीसी सर्किट हो, सबके लिए सामर्थ्य का जो फॉर्मूला होता है वो P = V × I होता है। यानी किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा उन बिंदुओं के बीच प्रवाहित धारा का जो गुणनफल होता है, उसी गुणनफल को हम कहते हैं कि ये इस परिपथ में सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य की परिभाषा छोटी सी बन के आती है कि परिपथ में विभवांतर और धारा के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एवं इन्हीं बिंदुओं के बीच प्रवाहित धारा के गुणनफल को परिपथ में सेल द्वारा परिपथ में विद्युत स्रोत का सामर्थ्य कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि परिपथ में हमको धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत स्रोत से कार्य लेना पड़ता है या विद्युत स्रोत कार्य करता है। तो एकांक समय में जितना विद्युत स्रोत कार्य करे उसी को हम उस विद्युत स्रोत का सामर्थ्य कहते हैं। और वो सामर्थ्य किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एवं इन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि सामर्थ्य P हो तो P बराबर क्या लिखते हैं? V × I, ये लिखते हैं। अब आगे यहां पर सर्किट एसी हो या डीसी हो, या परिपथ प्रत्यावर्ती परिपथ हो या दिष्ट धारा परिपथ हो, दोनों के लिए यह फॉर्मूला यूज होता है। चूंकि प्रत्यावर्ती परिपथ में V के लिए लिखते हैं V0 sin ωt और I के लिए लिखते हैं I0 sin ωt। तो V और I के लिए जो फार्मूला प्रत्यावर्ती परिपथ में बना हुआ है, उसी फार्मूले को यहां पर रख करके हम निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती परिपथ में सामर्थ्य P =
जगह लिखेंगे V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी। आई की जगह I0 साइन ओमेगा टी लिख लेते हैं और यहां से हमारे पास हो जाता है P बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारा हो जाता है। ये परिपथ में विद्युत स्रोत का सामर्थ्य। अब अगर एक साइकिल में प्रत्यावर्ती स्रोत में धारा एवं विभवांतर साइकिल के रूप में चलते हैं, हाफ साइकिल में पॉजिटिव फिर हाफ साइकिल में नेगेटिव, इस तरह से चलते हैं जिसको आप पहले से जानते हैं। तो एक साइकिल में अगर पूरा सामर्थ्य निकालना हो तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम समाकलन कर देते हैं समय के सापेक्ष और एक साइकिल लिमिट रखते हैं। तो क्या हो जाता है, प्रत्यावर्ती परिपथ के एक पूरे साइकिल में, एक पूरे चक्र में, साइकिल में सामर्थ्य तब ये P इक्वल टू हो जाएगा V0 I0 पीक वैल्यू है विभवांतर का और धारा। तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं कांस्टेंट है तो V0 I0 और इंटीग्रेशन कर देते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का और लिमिट समय का कहा समाकलन करते हैं समय के सापेक्ष dt और समय की लिमिट क्या हो जाती है एक पूरी साइकिल 0 to t। और अगर औसत सामर्थ्य निकालना चाहें एक पूरे साइकिल में जितना ऊर्जा खर्च हुआ ये हो गया और उस पूरे साइकिल से हम क्या करेंगे, पूरे साइकिल में जो समय है उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाता है P इक्वल टू V0 साइन V0 I0 इंटू 1/t 0 to t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2 dt। ये हो जाता है 1/t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ये हो गया एक साइकिल की ऊर्जा और 1/t t से भाग दीजिए। एक साइकिल का समय क्या होता है t होता है तो t से भाग दीजिए। और इसको जब आप इस पूरे को हल करेंगे, इसके पहले भी VRMS निकालने के लिए हल कर चुके हैं आप, इसका माना जाता है P इक्वल टू V0 I0 इंटू 1/2। ये पूरा मान आता है यहां से लेकर के यहां आप समाकलन कर सकते हैं। समाकलन करेंगे और 1/t से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो आपका आ जाता है 1/2 और इसी P को हम लिख सकते हैं P इक्वल टू V0 बाई √2 इंटू I0 बाई √2। P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। ये हो जाता है सामर्थ्य प्रत्यावर्ती परिपथ में। और इसमें आप देख रहे हैं कि I0 साइन ओमेगा टी और V0 साइन ओमेगा टी, V और I का वैल्यू है और दोनों की कला एक ही है, V की कला ओमेगा टी, I की कला ओमेगा टी। तो ऐसी स्थिति में जब एक ही कला में V और I होते हैं तो वहां पर प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है। ये जो फार्मूला होगा वो प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रतिरोध के लिए फार्मूला होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि यहां V एवं I को एक ही कला में रखा गया है, अतः इस परिपथ में केवल प्रतिरोध
केवल प्रतिरोध है। यानी अगर भी की कला और आई की कला एक ही होती है, उसमें कोई कलांतर नहीं होता, तो आप पढ़ चुके हैं कि यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो ऐसी स्थिति में भी और आई में कोई कलांतर नहीं होता, यानी भी और आई समान कला में होते हैं। यानी अगर हम V0 sin ओमेगा टी I0 sin ओमेगा टी रखे हैं, यानी इसका भी कला ओमेगा टी है, इसका भी कला ओमेगा टी है, यानी इसमें कोई कलांतर नहीं है, समान कला में है, तो ये परिपथ कौन सा बनेगा? परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होगा। तो ये परिपथ में केवल प्रतिरोध अगर है तो ये फार्मूला बन के आता है। इस परिपथ में सामर्थ्य P बराबर V RMS इंटू I RMS, V RMS इंटू I RMS, ये सामर्थ्य का फार्मूला बन कहता है। तो एक तरह से ये जो हम सामर्थ्य निकाले हैं वो एक ऐसे प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए निकाले हैं जिसमें केवल प्रतिरोध है। आगे हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में सामर्थ्य का फार्मूला क्या होता है जब उसमें प्रतिरोध और प्रेरक कुंडली दोनों लगी होती है। तो आइए देखते हैं कि एक ऐसा परिपथ है जिसमें प्रतिरोध और प्रेरक कुंडली दोनों लगी हुई है, तो सामर्थ्य के लिए फार्मूला क्या होता है। प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत सामर्थ्य यदि परिपथ में प्रेरण कुंडली एवं प्रतिरोध लगा, प्रेरण कुंडली एवं प्रतिरोध लगा हो, तो यदि परिपथ में प्रेरण कुंडली और प्रतिरोध लगा होता है तो ऐसी स्थिति में, इसको आप पढ़ चुके हैं कि इस परिपथ में विभवांतर धारा की कला से फाई कलांतर अग्रगामी होता है, या कह सकते हैं कि धारा विभव की कला से फाई कलांतर पश्चिमगामी होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इस परिपथ में धारा विभव की कला से फाई कला मान लिया, या लिख लेते इसको, मान लिया फाई कला पश्चिमगामी है। इसको पहले जानते हैं आप कि ये परिपथ जो है वो LR परिपथ है। कौन सा परिपथ है? LR परिपथ है। तो LR परिपथ में धारा जो होती है ये विभव की कला से पश्चिमगामी होती है, और कितने कला पश्चिमगामी होती है उसी को हम फाई मान लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाता है? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I क्या है? फाई कला पश्चिमगामी है, तो इसको लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये लिख लेते हैं। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, सामर्थ्य P इक्वल टू V इंटू आई, सिंस क्या लिखेंगे? सिंस सामर्थ्य P इक्वल टू V इंटू आई, और ये हो जाता है V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये होगी V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहां से हमारे पास हो जाता है P इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी अपनी जगह, और I0 इसको हम तोड़ लेते हैं साइन ओमेगा टी कास फाइव माइनस कास ओमेगा टी साइन फाइव, ये लिख लेते हैं। अब फिर वहीं से P इक्वल टू लिखते हैं V0 I0 बाहर निकाल लेते हैं, और इसका हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर
ओमेगा टी cos फाई माइनस साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी साइन फाई। अब यहां से हो जाता है P इक्वल टू V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos फाई माइनस थोड़ा सा 1/2 गुणे 2 कर लेते हैं इसको। 1/2 गुणे 2 यानी 2 से कैंसिल होगा, फिर वही 1 हो गया। तो इस रूप में लिखने से आपको क्या मिलता है कि 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी और साइन फाई ये लिख जाता है। और इसको हम एक अच्छा सा टर्मिनोलॉजी लिखते हैं साइन 2 ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, तो क्या हो गया साइन 2 ओमेगा 2। तो यहां से हो जाता है इंप्लाइज दैट P इक्वल टू V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos फाई माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। ये हो गया हमारे पास। फाई क्या है, विभव और धारा के बीच कालांतर है जो कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा t के सापेक्ष परिवर्तनशील होगा और यहां से ये t के सापेक्ष परिवर्तनशील होगा। तो अगर हम इस सामर्थ्य का औसत निकालें, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और विभव परिवर्तनशील होते हैं, कभी धारा अधिकतम होता है, कभी न्यूनतम होता है, कभी शून्य होता है। इसी तरह से कभी विभव अधिकतम होता है, कभी न्यूनतम होता है, कभी शून्य होता है। तो जब धारा एवं विभव परिवर्तनशील है समय के साथ, तो हम यहाँ पर P का औसत मान निकालते हैं, P का एवरेज निकालते हैं। और P का एवरेज निकालने के लिए हम एक पूरे साइकिल में ऊर्जा निकालते हैं और उस पूरे साइकिल में लगे समय से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलता है औसत सामर्थ्य, औसत सामर्थ्य किसका, एक चक्र का औसत सामर्थ्य P एवरेज जिसको लिख सकते हैं P एवरेज बराबर V0 I0 कांस्टेंट cos फाई कांस्टेंट। और यहां से हम एवरेज निकालने के लिए पहले तो एक पूरे साइकिल में जो समय है उससे भाग देते हैं और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या करते हैं, समय के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं। ये इतना इसका हो गया। इसी तरह से माइनस करते हैं, ये यहां से यहां पर साइन फाई, क्योंकि कालांतर कांस्टेंट है तो वो बाहर निकाल लेते हैं। फिर वही 1/t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी करते हैं। और ये हम लिमिट लेते हैं 0 से t, क्योंकि एक पूरे साइकिल का समय t होता है, ये भी लिमिट लेते हैं 0 से t। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए एक पूरे साइकिल का क्या करते हैं, ऊर्जा निकालते हैं और पूरे साइकिल की ऊर्जा में से 1/t से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एक पूरे साइकिल का ऊर्जा निकालने के लिए V0 I0 तो सब में रहेगा, इसका हम समाकलन करके एवरेज निकालते हैं और इसका समाकलन करके एवरेज निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम निकालें तो हमारे पास बन के आता है इसका समाकलन, इसके पहले हम इस पूरे वैल्यू का मान, जब हम IRMS निकाल रहे थे, VRMS निकाल रहे थे, तो इसका मान हम जान चुके हैं और इसका मान भी हमको मालूम है। इसका मान होता है 0 और इसका मान होता है 1/2। तो क्या हो जाता है, P एवरेज औसत सामर्थ्य इक्वल टू V0 I0 और ये हो जाता है इसका मान 1/2, ये cos फाई इंटू 1/2 और इसका मान शून्य होने के कारण ये हो जाता है हमारा 0 और ये हमारा हो जाता है 1/2 होता है। तो इसका मान 1/2 रख दिया हमने और इसका मान जब 0 रखेंगे तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी इसको 0 लिख देते हैं। तो क्या हो जाए, P एवरेज बराबर V0
बाई अंडर रूट 2 इंटू आई जीरो बाई अंडर रूट 2 इंटू कॉस फाइव। और ये क्या हो जाता है, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये एक फॉर्मूला बन के आता है पी एवरेज के लिए जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरक कुंडली और प्रतिरोध दोनों लगा होता है। यहां पर हम cos फाई को क्या लिखते हैं, cos फाई इक्वल टू, आप एल आर परिपथ में पढ़े हुए हैं, cos फाई इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर। ये यानी इसी को हम लिखते हैं आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। तो ये cos फाई जो होता है इसको शक्ति गुणांक कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहां पर cos फाई क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक होता है। और जिसका मान आर बाई जेड होता है, या जो प्रतिरोध परिपथ में प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। अब आप बताइए, ये ऊपर आर है और नीचे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर है, तो ये जेड जो है परिपथ में वो आर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो पावर फैक्टर है, शक्ति गुणांक है, उसका मान 1 से कम आएगा। अगर उसका मान 1 से कम आएगा तो भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई ये होता है, इंटू कॉस फाई ये होता है पी एवरेज। किसमें, जब परिपथ में एल और आर दोनों लगा हुआ है, और जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हुआ, तो इसके पहले आप देख लिए हैं पी एवरेज इक्वल टू क्या लिखे हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक, तो अब cos फाई का मान 1 से कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे का मान इससे कम होगा। और जब इससे कम होगा तो हम कहेंगे कि एल और परिपथ में, या ऐसे परिपथ में जिसमें प्रेरण कुंडली और प्रतिरोध दोनों लगा हुआ है, उसमें पी एवरेज का मान, औसत सामर्थ्य का मान जो होगा वो केवल प्रतिरोध वाले परिपथ के औसत सामर्थ्य से कम होगा। यानी किसी परिपथ में प्रतिरोध के साथ साथ यदि प्रेरण कुंडली लगा दी जाती है तो औसत सामर्थ्य या ऊर्जा क्षय होने का दर जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि केवल प्रतिरोध वाले में औसत सामर्थ्य भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और प्रेरण कुंडली लगा दी जा रही है तो उसमें cos फाई का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और cos फाई का मान यहां से लिख रहे हैं हम 1 से कम है, तो ये औसत सामर्थ्य जो होगा इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि केवल प्रतिरोध वाले परिपथ में औसत सामर्थ्य प्रतिरोध और प्रेरण कुंडली वाले परिपथ के औसत सामर्थ्य से अधिक होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें अगर सी आर परिपथ होता है, आर सी परिपथ होता है, या एक ऐसा परिपथ होता जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों लगा हुआ होता, तो ऐसी स्थिति में आप जो यहां पर आई का मान लिखे हैं, आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिखे हैं, ये प्रेरण कुंडली जब लगी है तब, और जब संधारित्र लगा होता तो आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता, क्योंकि जब परिपथ में प्रतिरोध के साथ संधारित्र लगा होता है तो इस परिपथ में धारा विभव की कला से अग्रगामी हो जाती है। तो यहाँ पर लिखते हैं आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और सारे फैक्टर वही होते हैं। यहाँ पर जहां जहां हम माइनस लिखेंगे वहां क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और अंत में आप देख रहे हैं कि ये वाला फैक्टर जो प्लस होगा या माइनस होगा, एल आर परिपथ में ये माइनस था तो भी ये जीरो हो गया, और आर सी परिपथ में ये प्लस होगा तो भी ये जीरो हो जाएगा। तो
चाहे संधारित्र लगाओ, चाहे इंडक्टर लगाओ, चाहे प्रेरण कुंडली लगाओ, दोनों ही स्थितियों में ये फैक्टर जब जीरो हो रहा है तो इसका मतलब कि संधारित्र के लगे होने के बाद ही पी एवरेज का मान यही आएगा और प्रेरण कुंडली के लगे रहने के बाद भी एवरेज मान यही आएगा। तो इस तरह से संधारित्र लगाओ या प्रेरण कुंडली लगाओ, दोनों के लिए यही फॉर्मूला बना होगा। तो आज हमने इस वीडियो क्लिप में देखा कि प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत सामर्थ्य के लिए फार्मूला क्या होता है, तब जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगाओ और तब जब परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरण कुंडली दोनों लगाओ। और अंत में हमने देखा कि परिपथ में प्रतिरोध और उसके साथ संधारित्र लगाओ तो भी औसत सामर्थ्य के फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो फैक्टर होता है, जो वेरिएबल होता है, संधारित्र के कारण ये प्लस हो जाता है और प्रेरण कुंडली के कारण ये माइनस हो जाता है, तो ये वाला फार्मूला हमेशा जीरो ही रहता है। तो इस पी एवरेज के मान पर, औसत सामर्थ्य के मान पर इस प्लस, इसके प्लस और माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संधारित्र और प्रतिरोध लगाओ या फिर प्रेरण कुंडली और प्रतिरोध लगाए, दोनों के लिए पी एवरेज का मान वही होता है। आगे अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध लगाओ तो ऐसी स्थिति में पी एवरेज का मान वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।